नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने आरोप लगाया कि बीते 24 घंटों से उनके घर की रैकी की जा रही थी। दंतेवाड़ा पुलिस के एक इंस्पेक्टर और 3 पुलिसकर्मियों को संदिग्ध रूप से घूमते हुए देखा गया, जिससे राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने इस घटना को सरकार द्वारा विपक्ष पर दबाव बनाने की साजिश करार दिया है और ये घटना छत्तीसगढ़ में पहले से ही गर्म राजनीतिक माहौल को और ज्यादा तनावपूर्ण बना रही है। जहां कांग्रेस इसे लोकतंत्र पर खतरा बता रही है, वहीं बीजेपी इस मुद्दे को कांग्रेस की साजिश करार दे रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन कार्यवाही में जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज की रैकी कराने का आरोप लगाते हुए सदन में जोरदार हंगामा किया। विरोध इस कदर रहा कि प्रश्नकाल शुरू भी नहीं हो सका और विधायकों ने गर्भगृह में उतरकर नारेबाजी की, जिससे नियम अनुसार विधायकों की निलंबित किया गया। बताने की नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि दंतेवाड़ा में हमारे जिला अध्यक्ष बनने वाले हैं, जिसे लेकर बीजेपी घबराई हुई है और इस तरह की हथकंडे अपना रही है। प्रदेश अध्यक्ष से मिलने पहुंच रहे लोगों की जासूसी कर रही है। इस मामले पर संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने कहा, दीपक बैज स्वयं के नेतृत्व में पिछले 4 चुनाव हार चुके हैं और कैसा सवाल उठा रहे हैं। जो शक के दायरे में होते हैं वही ईडी और पुलिस पहुंचती है। अगर दीपक बैज को कुछ लग रहा है, उनके लोगों के साथ गलत हो रहा है, तो जनता के बीच लाए। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में ये मामला और कितना तूल पकड़ता है। अब देखना ये होगा कि सरकार पर लगे तमाम आरोप और विपक्ष की रणनीति से सियासत में माहौल क्या रुख लेता है। इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आपको सुनाते हैं प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के दीपक बैज ने क्या कुछ कहा, वहीं चरणदास महंत ने क्या कुछ कहा है। मुझे लगता है ये सरकार के इशारे पे हो रही है और स्थानीय, मैं अभी एडिशनल एसपी से बात भी किया तो वो तो जवाब दे ही नहीं पा रहे थे कि क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं। उन्होंने कहा दंतेवाड़ा के जिला कांग्रेस अध्यक्ष अवधेश गौतम जी को ढूंढने आए हैं। मैंने कहा कि अवधेश गौतम जी अपने गृह निवास कुकानार में वो आराम से रेस्ट कर रहे हैं वहां पे, जबकि जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर है। वहां ना ढूंढकर ये ढूंढने आए हैं रायपुर 400 किलोमीटर। ये है छत्तीसगढ़ सरकार की पुलिस और ये है लोकतंत्र। आज हम लोगों ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान इस बात को उठाया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम लोगों ने जानबूझ करके, चूंकि ये लोकतंत्र की एकदम हत्या दिख रही है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हमारे अध्यक्ष के घर पर रात के 12 बजे पुलिस वाले दिखे और वहाँ जानबूझ करके उनको, उनके यहाँ आने जाने वालों को बाधित करने की कोशिश की गई। पिछले 12 घंटे से उनके यहाँ आने जाने वालों के साथ रेकी हो रही है। जो आज सदन में प्रश्नकाल के दौरान उन्होंने जो यहाँ पर व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उठाया, उनके पास में पूरा अवसर था। शून्यकाल में वो अपनी बात रख सकते थे और आज तो राज्यपाल के अभिभाषण पर उन पर नेता प्रतिपक्ष को भी अपनी बात रखनी थी, लेकिन किन कारणों से और किन के दबाव से इस तरीके से किया गया ये तो वो बता पाएंगे। जहां तक पीसीसी अध्यक्ष की बात है, तो पीसीसी अध्यक्ष के नेतृत्व में पूरा चुनाव हार चुके हैं, यहां तक कि वो अपने क्षेत्र का चुनाव भी हार चुके हैं। मुझे लगता है ये तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और सियासत लगातार गर्म हुई है। चौथे दिन भी सदन में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, उनके घर की रैकी की जा रही है। उनसे मिलने कौन आ रहा है, क्या बातचीत हो रही है, इन सब के जरिए सत्ताधारी पार्टी बीजेपी दबाव बनाना चाहती है। तमाम तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल खेला जा रहा है। कई आरोप है, बीजेपी का अपना तर्क है। इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं वासु शर्मा। वासु जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और कांग्रेस की ओर से पक्ष रखेंगे आशीष यादव। आशीष जी, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका स्वदेश न्यूज में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। वासु जी, पहले आपके पास, आखिर भैया क्यों बीजेपी कांग्रेस के तमाम नेताओं पर प्रेशर पॉलिटिक्स करके इस तरह का दबाव बना रही है और क्यों दीपक बैज के घर की रैकी कर रही है? सवाल कांग्रेस ने किया, आप स्पष्ट करिए वासु जी। देखिए ऋषभ जी, कांग्रेस का केवल एक ही मकसद है, हंगामा खड़ा करना। क्योंकि इनके पास ना मुद्दा है ना नेता है। कोई नेता नहीं बचा, ना मुद्दा विहीन पार्टी हो चुकी है। जनता के लिए कुछ काम करना नहीं है, केवल हंगामा करना इनका मकसद हो चुका है।
आज जैसे हमारे वरिष्ठ मंत्री जी ने कहा कि आप इस प्रश्न को शून्यकाल के समय उठा सकते थे, क्योंकि प्रश्नकाल जो होता है विधानसभा का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अनेकों विधायक अपने क्षेत्र की समस्याओं का माननीय मंत्रीगणों से जवाब लेते हैं। उस वक्त हल्ला करना, उस वक्त बाधित करना काम को, ये कांग्रेस की नीति रही है। नीति यहां से नहीं, और दिल्ली में भी लोकसभा में आपने देखा होगा किस प्रकार से हल्ला करके, कैसे भी करके मकसद है इनका हल्ला करना, इसके सिवा कुछ नहीं। क्योंकि क्या है, इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। लगातार ये चुनाव हार रहे हैं, जनता इनको नकार रही है, लगातार ये बैकफुट में है। और ये अभी दीपक बैज जी को आपके चैनल में सुन रहा था, मैं वो कह रहे थे कि हम जिला पंचायत के अध्यक्ष चाहे नगर पंचायत के अध्यक्ष बनाए से रोकते हैं। हम क्यों रोकें भाई ऋषभ जी? हम तो अधिक से अधिक लगभग सीटों में हमारे अध्यक्ष बन रहे हैं। आपका तो दूर दूर तक कहीं नामो निशान नहीं है। 10 नगर निगम में जनता ने वोट देके भारतीय जनता पार्टी के मेयर बनाए हैं। आपके टाइप के पीछे के रास्ते से मेयर नहीं बनाया हम। आपने जनता का अधिकार छीना, जनता का अधिकारों का हनन किया, और भारतीय जनता पार्टी ने मत लेके अपने महापौर बनाए। आपके टाइप पीछे रास्ते से महापौर नहीं बना रहे थे भैया, जनता ने वोट दिया। और जो महापौर आपने बनाए थे, उसकी स्वीकारता जनता में कितनी थी वो दिख गया इस चुनाव में। वो खुद अपना स्वयं चुनाव हार गए, तो पार्षद चुनाव नहीं जीत पाए। दूसरी बात, जहां तक ये कह रहे हैं कि दीपक बैज जी के घर की रेकी हो रही है, ये सरासर गलत बात है। ऐसी कोई बात ही नहीं है। ये इनको केवल क्योंकि उनके अभी जैसे मीडिया रिपोर्ट्स और सारे में निकल के आ रहा है, मीडिया में कह रही है जिला अध्यक्ष अवधेश गौतम पर PYMGSA के तहत प्रधानमंत्री आवास है, प्रधानमंत्री सड़क योजना में एक घोटाले का FIR हुई है उनके नाम से, और उनकी लास्ट लोकेशन दीपक बैज के घर के सामने मिली है। ऐसा पुलिस वाले भी बता रहे हैं और मीडिया रिपोर्ट में भी छप रहा है। तो हो सकता है कि उसके कारण उनके घर के आसपास की रेकी कर रहे, रेकी देखने आए होंगे। भाई अगर आप छुपा के रखे हैं तो उनको बाहर निकाल दीजिए, दे दीजिए कि FIR है। तो इसमें रेकी करने का, और खासकर दीपक बैज जी की रेकी करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि उनके नेतृत्व में वो वैसे ही चुनाव लगातार हार रहे। वो खुद चुनाव नहीं जीत पाए, विधानसभा हार गए, लोकसभा हार गए, उपचुनाव हार गए, अब नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका में सब जगह कांग्रेस बैकफुट। उसकी रेकी करने की किसी को जरूरत भी नहीं है, वो खुद बैकफुट पे है। उसमें रेकी करने की भारतीय जनता पार्टी को जरूरत नहीं है। ये आरोप सरासर निराधार है, ये झूठे हैं, कहीं पर भी इसमें सत्यता नहीं है। ठीक है आशीष जी, बताइए, क्योंकि बीजेपी तो कह रही कोई सत्यता इनमें नहीं है, निराधार आरोप है। दीपक बैज जी खुद लगातार चुनाव हारे हैं, जनता ने नकारा है, और बीजेपी का कहना है ओवरऑल ये है कि अगर हंगामा खड़ा करना ही आपका मकसद है तो फिर सूरत कैसे बदलेगी साहब? ये ऐसा है कि हंगामा खड़ा करने का किसी को भी विधानसभा में शौक नहीं है, लेकिन जब पानी सर के ऊपर आ जाता है, आप देखिए किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, और जो टूल्स बनाए जा रहे हैं ईडी को, पुलिस को जिस तरीके से पॉलिटिकल टूल बनाकर राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है, खिलौने की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। दंतेवाड़ा के जो TI साहब थे, जब वो लाइव एनकाउंटर कर रहे थे, लाइव एनकाउंटर था वीडियो पे, तब उनके पास कोई जवाब नहीं था, ना FIR थी, ना उनके पास किसी का नाम था। ले दे के अब कहानी बना के भारतीय जनता पार्टी और पुलिस उसको समाज के लोगों के बीच लाने की कोशिश कर रही है कि जैसे तैसे इस मामले पर लीपा पोती की जाए। 12 घंटे जो है वो गाड़ी वहीं खड़ी रही। 12 घंटे लगते हैं क्या किसी को खोजने के लिए? 12 घंटे लगते हैं क्या? दंतेवाड़ा की पुलिस आई थी तो लोकल थाने को इन्फॉर्म किया था क्या उन्होंने? प्रोटोकॉल फॉलो किया था क्या उन्होंने? या लोकल SP को बताया था क्या उन्होंने? पुलिस नियम के अनुसार काम करती है, कायदे में रहकर काम करती है, कानून को बनाए रखना पुलिस का काम है। और पुलिस ही खुद यहाँ पर एक जो है जासूस की तरह रेकी करने लगेगी तो निश्चित रूप से वो भी प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, सबसे बड़ी पार्टी है जो विपक्ष में है, विपक्ष की आवाज बनकर उठती है छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस पार्टी, और उस पार्टी के साथ ऐसा किया जा रहा है। हमने पिछले बार भी देखा कि ईडी के मामले में भी क्या किया गया। कन्विक्शन रेट पूरे देश में ईडी का क्या है? मात्र 2.5%, 2.3%। आज तक जितने भी रेड ईडी ने किए, जितने भी लोगों को जेल में डाले, आज तक सिर्फ 2.5% लोगों के ऊपर आरोप तय कर पाई है ईडी। सालों साल जांच करती है, PMLA के नाम पर लोगों को सालों तक जेल में रखती है, और अंततः क्या होता है? जो वॉशिंग मशीन में धुल कर आते हैं वो बाहर आ जाते हैं, और जो वॉशिंग मशीन में नहीं जाते हैं उन्हें जो है सत्य की लड़ाई लड़नी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन बीजेपी ने यही कहा ना कि अब कोई आरोप होते हैं तभी इस तरह की ईडी आसपास पहुंचती है। अगर कुछ आप पाक साफ सारी चीजें हैं तो क्या परेशानी, क्यों आप दबाव ले रहे हैं? मुझे बताइए ना कि ईडी को क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता में भ्रष्टाचारी नजर नहीं आता? उनका क्या होता है, जो कांग्रेस से जाते हैं पहले उनको 70,000 करोड़ का घोटाला उनके ऊपर बताया जाता है, फिर वॉशिंग मशीन से धुलकर बाहर आ जाते हैं। 2 छोटे कार्यालय
जिन जो लाखों के भी नहीं होंगे उन कार्यालयों की ईडी जांच करने कांग्रेस भवन, राजीव भवन पहुंच जाती है। और जो इतने 5 स्टार 7 स्टार जैसे होटल जैसे कार्यालय बनाए रखे हैं करोड़ों के, 100 करोड़ के कार्यालय, इनके ऊपर ईडी को समझ में नहीं आता कि ये पैसा कहां से है। राजीव भवन 2017 में बनकर तैयार हो गया, कांग्रेस पार्टी की सरकार आने से पहले। वहां पहुंचती है ईडी और पूछती है कि बस्तर के कार्यालय और वहां के कार्यालय कैसे बनाए गए। चलिए ठीक है, आप कर लीजिए इस्तेमाल, पॉलिटिकल टूल बना लीजिए, लेकिन अगर आप किसी विपक्ष के नेता के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे, पहले भी हमने देखा विधायक देवेंद्र यादव को जब जेल में रखा गया और हाईकोर्ट से किसी कारण जो पुलिस फिल्म कई 90 दिन तक चालान पेश नहीं करी, उसके बाद जब वो सुप्रीम कोर्ट से लेकर आए तो सबकी बोलती बंद हो गई। जब जमानत सुप्रीम कोर्ट ने पहली पेशी में 5 मिनट के अंदर दे दी, 7 मिनट भी नहीं लगे थे सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करने में कि बेल ग्रांट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है वासु जी, देखिए यहाँ पर जो कांग्रेस की चिंता है माफी चाहूंगा, कांग्रेस की जो चिंता है वो ये है कि जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई होती है और जो गिरफ्तारियां होती हैं उनमें क्या निकलता है, क्या आउटपुट निकलता है, वो सब लोग जानते हैं कांग्रेस के मुताबिक कि उनका कहना है कि गिरफ्तारी तो हो जाती है लेकिन केस चलते रहते हैं और निकलता कुछ नहीं है। और यही है कि प्रेशर पॉलिटिक्स बीजेपी करती है और इसी का कहीं ना कहीं कांग्रेस को शंका है, जिसके चलते इस तरह के आरोप कांग्रेस लगा रही। ऋषभ जी, मुझे आप बताइए कि अगर आपने चोरी की ही नहीं तो ईडी कैसे आपको अंदर कर सकती है? ऋषभ जी आप ही बताइए। ऋषभ जी ऋषभ जी आप आम इंसान है, मैं आम इंसान हूं। अगर ये हमारे भाई बैठे हैं, इनको कैसे ईडी अंदर कर सकती है अगर ये चोरी नहीं की है तो? जो चोरी करेगा, जो भ्रष्टाचार करेगा, उसी के पास ईडी पहुंचेगी। ऐसा नहीं किसी के पास ईडी पहुंच जाती है, कोई तथ्य रहते हैं, कोई कुछ रहता है। और जहां तक भाई हमारे कह रहे हैं 2017 में राजीव भवन बन गया था, ये राजीव भवन की बात नहीं है। ये कोंटा में कैसे, किस पैसे के, शराब के पैसे से जो ये आपका कार्यालय बना ना, उसकी बात ईडी खोजते हुए आपके कार्यालय पहुंची थी, उसकी भी बता देंगे और जवाब दिए हैं। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का आप सवाल कर रहे हैं तो हमारी साइट में जाके देख लिए, 1-1 रुपए का हिसाब ऑनलाइन मिलेगा, छुपाने की कोई बात ही नहीं है। कैसे कार्यालय बना, कहां से फंड आया, सब आपको ऑनलाइन, आप अभी बैठ के भी देख सकते हैं। आशीष जी, ऐसे पारदर्शिता से काम करने चाहिए आपको, आप जो नहीं करते हैं, यही दिक्कत है। आप बीजेपी और कांग्रेस में डिफरेंस जो है वो यही है, जो भ्रष्टाचार का जो मिसाल पेश करते हैं ना आप, लगातार हर फील्ड में। अभी कह रहे थे ईडी कार्रवाई करती, इनके 81 लाख हम अंदर, आधे तक 2-2 कलेक्टर आज तक जमानत से बाहर नहीं आए हैं। अभी देवेंद्र यादव जी सुप्रीम कोर्ट से बाहर आए हैं, वो भी जमानत पे हैं, अभी कोई साबित नहीं हो गया। अब देखिए, अब आपने यहाँ तो बता दिया कि चलिए ठीक है, आप पारदर्शिता है तो हम पर कैसा आरोप, लेकिन फिर कांग्रेस से कहती है कि आप ही जिन पर आरोप लगाते हैं जो दूसरे दलों में होते हैं, जब वो आपके दल में आ जाते हैं, वॉशिंग मशीन आपकी तरह धुल जाते हैं, 70,000 करोड़ की बात हो या तमाम ऐसे नाम गिनाए जाते हैं, इनको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस लगातार सवाल खड़े करती है। इस पर भी थोड़ा एक प्रतिक्रिया दे दीजिए। बिल्कुल 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 ऋषभ जी, देखिए किसी भी प्रार्थी के ऊपर अगर केस चल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी में आने में कोई केस बंद नहीं होता, वो न्यायालय ही देखता है। न्यायालय में मामला चल रहा है, न्यायालय देखता है। और निश्चित रूप से जब ये इनके पार्टी में वो थे जिनका नाम ये ले रहे हैं, तो उस समय कहते थे इनके ऊपर कोई आरोप नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी के पाले में आ गए तो कहते भ्रष्टाचार हो गया। तो ये खुद डबल स्टैंडर्ड बदल रही है। खुद कहते थे कि भाई इनके ऊपर कोई आरोप नहीं, इनको फंसाया जा रहा है, अब भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो ये भ्रष्टाचारी हो गए। तो आप कांग्रेस वाले की हालत जो है ना वो खराब हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में तो बुरी तरीके से लोग हार रहे, जनता ने इनको नकार चुका है। और दीपक बैच को कोई जानने की और उनके देखी जाने में भारतीय जनता पार्टी को कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, क्योंकि उनके नेतृत्व में ही सब हार मिली है। तो दीपक बैच जी को पहले क्लियरफाई करना चाहिए, भाई आपके जिला अध्यक्ष दंतेवाड़ा के क्यों फरार है? अगर उनके ऊपर भ्रष्टाचार के सबूत मिले, एफआईआर हुए हैं, जैसे आप कल मैं आपकी वीडियो में सुन रहा था, वो कह रहे थे कि मैं जाके खुद ले आऊंगा, तो जाके जाके थाने में अरेस्ट करा दीजिए उनको, बात खत्म हो जाएगी। क्यों छुपा रहे हैं आप? अगर ऐसा है तो भाई ये जवाब उनको देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं, जवाब आपको देना है कि आपके जिला अध्यक्ष ने इतने बड़ी भ्रष्टाचार किया है, तो कैसे वो जिला अध्यक्ष बन जाएंगे? बने हुए हैं भैया अभी तक। तो इसकी बात जवाब कांग्रेस पार्टी को देना। आशीष यादव जी, ये कांग्रेस पार्टी न्याय प्रक्रिया पर विश्वास करती है, भारतीय जनता पार्टी के आरोपों और झूठी मनगढ़ंत कहानियों पर विश्वास नहीं करती है। जिस दिन आरोप सिद्ध हो जाएगा, जिस दिन न्यायालय से जो है कोई आरोपी बनकर आएगा, कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से आरोपी के खिलाफ खड़ी नजर आएगी, आरोपी के विरुद्ध में खड़ी नजर आएगी। आप ये समझने की कोशिश करिए कि देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री कहते हैं चीख कर कि अशोक चौहान ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है और उन्हीं को वो पार्टी में शामिल कर लेते हैं। तो डबल स्टैंडर्ड कांग्रेस पार्टी का नहीं, भारतीय जनता पार्टी का है। हमने देखा कि जहां नहीं, तो आप क्या कहते थे अशोक चौहान के बारे में? पहले आप क्या कहते थे? सर हम तो आज भी कह रहे हैं कि दोषी है।
जेल डालिए। अने मानते, अरे आप बताइए ना, आप क्या कहते थे पहले? देखिए, ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली अरे बात हो गई। ये आप यानी आप बोलते थे भ्रष्टाचार नहीं है तो ठीक है। उस नाम पर उसको ब्लैकमेल करते हैं। आप ये बताइए, ईडी ने आज तक भारतीय जनता पार्टी के कितने नेताओं पर जो है रेड करी है? 97.8% जो है, 97.8% अपोजिशन के लोगों पर रेड करी ईडी ने। और उस रेड में आप कन्विक्शन रेट की बात क्यों नहीं करते? आप जवाब दीजिए ना कि अगर देश की ईडी इतने अच्छे निष्पक्ष तरीके से जांच कर रही है तो कन्विक्शन रेट 2.5% क्यों है? मैं कोई गलत आंकड़े तो नहीं? चलिए ठीक है, देखिए मुझे लगता है पूरा जो आज का मामला भी है वो कहीं ना कहीं इन्हीं चर्चाओं के इर्द गिर्द घूमता है, तो इस पर थोड़ा और हम इसके थोड़े गहराई में जाना चाहेंगे। वासु जी वो कह रहे हैं कि कन्विक्शन रेट कितना है, इस पर भी ध्यान दीजिए। जो जनता ये डिबेट को देख रही है, बहुत महत्वपूर्ण ये बातें हैं। अब दूसरा तर्क उनका ये है कि जितनी भी कार्रवाइयां हुई हैं पॉलिटिकली, उनमें 97% विपक्ष के नेताओं के नाम हैं, विपक्ष के दलों के लोग हैं जिन पर कार्रवाइयां की गई हैं। क्या आपके पक्ष के लोग नहीं हैं? चलिए ठीक है, आपका मानना हो सकता है, आपके अंदर पारदर्शिता है, लेकिन कन्विक्शन रेट कितना है ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। इसमें चाहूंगा कि आप जनता जो देख रहे हैं उनको समझा पाएं, आपके पास क्या तर्क है, ताकि ये सवाल लगातार जो खड़े होते हैं उनका समाधान मिले। बिल्कुल आपके ऋषभ जी, मैं समझा। पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में रही। ये लगातार भारतीय जनता पार्टी के पिछले 15 सालों के भ्रष्टाचार का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाते थे, लेकिन 5 साल इनकी सरकार रही। ईओडब्ल्यू से लेके अनेकों जांच एजेंसी इनके पास थी। इन्होंने क्यों अगर हमने भ्रष्टाचार किया था तो क्यों कांग्रेस के काम का एफआईआर नहीं की और किसी को अंदर नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि ये हुआ ही नहीं था। ये कांग्रेस के केवल आरोप थे, ये सिद्ध नहीं हो पाए, इसलिए उन्होंने कार्रवाई नहीं की। हमारी सरकार बनी, हमने लगातार कार्रवाई। मैं आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं भैया। आप अगर कुछ तथ्य पेश करेंगे नहीं, ईडी के सामने रखेंगे नहीं, तो ईडी कैसे कार्रवाई करेगी? ईडी के सामने आपके साथ हम लोग विपक्ष में थे तो हमने सबूत दिया ईडी को कि भाई देखिए कैसे महादेव में घोटाला हो रहा है, कैसे कोल माइंस में घोटाला हो रहा है। वो तथ्य पेश किया, तथ्य पेश करना पड़ता है। ऐसे जैसे आप कह रहे हैं ना, न्यायालय से हम तथ्य पेश करेंगे, तो तथ्य पेश क्यों किए कि नहीं किए? अरे संबंध मेरी बात सुनिए ना। अरे आशीष जी सुन तो लीजिए। आप मैं तो पूछ रहा हूं ना, 5 साल में आपने क्यों कार्रवाई नहीं की? आपकी सरकार थी, आपके मुख्यमंत्री थे, क्यों कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के ऊपर नहीं की? बताइए, आपकी जांच एजेंसियां सो रही थी क्या? सो रहे थे क्या आप लोग? आप सो रहे थे क्या? ये और कन्विक्शन रेट की बात, मैं तो कन्विक्शन रेट पे ईडी देखिए ईडी की कन्विक्शन रेट की बात से गई 2014 के बाद। 2014 के पहले ईडी ने मात्र अगर रकम जब्त की थी तो वो थे 250 करोड़ रुपए, और भारतीय जनता पार्टी के राज में जो ईडी ने जब्त किया राशि 3500 करोड़ रुपए से ऊपर। तो ये जो पैसा निकल रहा है ना, ये भ्रष्टाचार का है ऋषभ जी। ये पैसे कोई कमाया हुआ पैसा नहीं है। जो विपक्षी दल है, एक जो झारखंड के सांसद है, इनके 300 करोड़ रुपए एक अलमारी से निकल गए, हरियाणा में 100 करोड़ रुपए निकल गए। तो ये मेहनत से कमाया हुआ पैसा नहीं है, भ्रष्टाचार किया हुआ पैसा जो ईडी आज निकाल रही है। लाखों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अटैच हुई है, ये जनता का पैसा है जो इन्होंने लूट के रखा हुआ था। तो ईडी अपना काम कर रही है। नहीं ठीक है, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया। लेकिन वासु जी, जो 97% की जो बात होती है कि कन्विक्शन रेट इतना है, तो उसको लेकर क्या लॉजिक है? देखिए ईडी अपना काम करती है और ईडी ने तथ्य के साथ जो बात रखी है उसको न्यायालय के ऊपर है। न्यायालय उसको देखता है कि जो सही होगा उसको सही फैसला लेता है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। जहां तक ये कहते हैं कि केवल विपक्षी दलों पर खेद होता है, तो मात्र 3 से जो 97% ये कह रहे 3 से 4% ही ऐसे हैं जो विपक्षी दलों के नेताओं के ऊपर कार्रवाई हुई है। बाकी तो कारोबारी हैं, अधिकारी गण हैं, सबके ऊपर ईडी ने कार्रवाई की है। पॉलिटिकल जो कार्रवाई की गई उस पर सवाल था। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आशीष यादव जी, अब जहां तक ईडी पर आप लगातार सवाल करते हैं, सीबीआई पर लगातार सवाल खड़े करते हैं, अब ठीक है आपको यहाँ पर शंका हो सकती है, लेकिन उसके अलावा भी कोर्ट के द्वार आपके पास खुले होते हैं। मामला तो कोर्ट में भी पहुंचता है ना, वहां पर भी तर्क रखे जाते हैं, वहां पर भी याचिकाएं लगाई जाती हैं, तो वहां पर भी तो मामला लंबा खिंचता है। अब कोर्ट में जज साहब को तो आप ये नहीं कह सकते कि वाइस्ट मामला है। जी, रिसेंट सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए ईडी को कहा कि क्या हम पीएमएलए को रद्द कर दें। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था। और जो वासु जी अभी डेटा दे रहे थे, मैं उस डेटा को करेक्ट करता हूं। 2002 से जो है ईडी पीएमएलए को लाया गया और 2005 1 जुलाई से लागू किया गया, और 2014 तक 5346 करोड़ की संपत्ति अटैच की गई है सर। ये एनसीआरबी का डेटा है। तो ये बात नहीं है कि सिर्फ 300 संपत्ति की बात नहीं कर रहा हूं, कैश की बात कर रहा था। कैश जो जब्ती हुआ वो संपत्ति में तो मैं और भी बता सकता हूं आपको। ठीक है, आपने जो आप डेटा रख रहे हो मैं उस पर आपत्ति नहीं कर रहा हूं। मेरे को ये बताइए, तो ईडी तभी भी तो काम कर ही रही थी ना। आप सोचिए
ये कह रहे हैं कि हम ईडी को सबूत देते हैं और ईडी उसके बाद कार्रवाई करती है। देश की इतनी बड़ी एजेंसी, इंडिपेंडेंट एजेंसी को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सबूत की जरूरत पड़ेगी क्या? अब क्या ईडी अपने आप में सक्षम नहीं है? इन्होंने अभी महादेव ऐप का नाम लिया। महादेव ऐप में इतना बड़ा घोटाला, 500 करोड़ का आरोप लगा दिया आपने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर। उसी महादेव ऐप के सरगना सौरभ चंद्राकर के घर प्रदीप मिश्रा, देश के इतने बड़े व्यक्तित्व हैं, वो जाकर दुबई में वहां जाकर प्रवचन करते हैं। क्या ईडी सो रही होती है? क्या आईडी सो रही होती है? क्या पता नहीं चल रहा है कि यहाँ से वो दुबई जाकर सौरभ चंद्राकर, वीडियो सोशल मीडिया पर है भाई, वो सोशल मीडिया के वीडियो को भी हमने जाकर देंगे क्या ईडी को? कि ईडी इतनी भी जानकारी जो है सोशल मीडिया से निकालने में सक्षम हो चुकी है और केवल भारतीय जनता पार्टी के टिप्स पर और भारतीय जनता पार्टी के निर्देश पर ही काम करेगी। ठीक है, लेकिन वासु शर्मा जी, क्विक रिएक्शन। देखिए आशीष जी अपनी बात बिल्कुल ठीक है आप कर रहे हैं, लेकिन आपको बताना पड़ेगा, जैसे हम आपके जब केंद्र सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह कराती 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की बात हुई तो हम उस विषय को न्यायालय तक ले गए ऋषभ जी। न्यायालय में ले जाने के बाद इनकी ईडी और सीबीआई ने इनके ऊपर, इनके नेताओं के ऊपर केस दर्ज किया। आप क्यों तथ्य पेश नहीं कर पाते हो? अरे पेश जो भी हमने तो न्यायालय के थ्रू रखा था भैया मामला, आप क्यों नहीं रख पाते? इस बात को बताइए। आपके पास तो सबूत हो तो आप रखिए जाके न्यायालय के सामने, केवल टीवी में बैठ के बोलने से नहीं होता। आपने आरोप लगाया तो सिद्ध करके दिखाइए। अरे पीएमएलए आप ही बताया ना, आप ही ने बनाया ना, कांग्रेस ने बनाया ना कानून, उसी के आधार पे चल रहा है, उसी के आधार पे काम कर रही है। आशीष यादव जी, ठीक है, देखिए जो लोग देख रहे हैं आपके पास अपने तर्क है, उनके पास अपने तर्क है, लेकिन जनता को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब जनता इतना समझती है कि भाई साहब उसका मामला है, कोर्ट में गया, किसी ने आरोप लगाया कि आप दोषी हैं, तो हम कहेंगे कि हम दोषी नहीं है और हम बताएंगे क्यों दोषी नहीं है। तो आप बताइए कि दोषी नहीं है, आपके पास तमाम विकल्प हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। तो क्या परेशानी कांग्रेस को आती है कि लगातार नेताओं जो रहते हैं वो जेल में रहते हैं, गिरफ्तारी में रहते हैं? साधारण रूप से ये माना गया है कि द पर्सन इज नॉट गिल्टी अंटिल प्रूवन गिल्टी। वो अपराधी तब तक नहीं है जब तक उसके ऊपर अपराध सिद्ध ना हो जाए। लेकिन पीएमएलए जो है वो ऐसा है जिसमें अपराधी उसे मान लिया जाता है और उसे अपने आप को नॉट गिल्टी प्रूव करना पड़ता है। और पीएमएलए के इस्तेमाल करते हुए ईडी हर बार महीनों तक, सालों तक हिरासत में रख रही है पॉलिटिकल फिगर्स को, देश के नेताओं को, और आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। तो अब इस पे भी बीजेपी कहती है कि भाई साहब आप ही का बनाया गया कानून है, आप ही की सरकार पे, तो उसी पर आप फंस रहे हैं। उसका दुरुपयोग करना तो हमने भारतीय जनता पार्टी को नहीं सिखाया था, उसका दुरुपयोग करना ये खुद सीख गए हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार इनको लगाई, क्या इसका जवाब है भारतीय जनता पार्टी के पास? जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये तक कहना पड़ गया चीफ जस्टिस को कि क्या पीएमएलए एक्ट हटा दिया जाए। ठीक है वासु जी, जल्दी से, क्योंकि इसका दुरुपयोग हो रहा है देश में। देखिए ऋषभ जी, हमारे भाई को ध्यान नहीं है तो मैं ध्यान देना चाहता हूं कैसे दुरुपयोग होता था। आदरणीय आज देश के जो गृह मंत्री है उनको बेजबरन का फंसाया गया, वो उन्होंने अपने सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से बाइज्जत बरी, उनको कई समय तक जेल में रखा गया, प्रताड़ित किया गया। लेकिन कांग्रेस टाइप के राहुल गांधी, एक बार राहुल गांधी को केवल इसके लिए बुलाया था तो पूरे कांग्रेस पार्टी को लेकर चले गए थे। ऐसा भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। मोदी जी को कैसे फंसाया गया था, बाइज्जत बरी हुए, ये भी याद रखना चाहिए आशीष जी। कैसा किया था आप लोग ने, याद है ना? जबरदस्ती फंसाने की कोशिश की थी कि नहीं की थी? यही तो वासु जी, यही तो वो कहते हैं कि आप बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं क्या? नहीं, बदला लेने के लिए मैं इनको बता रहा हूं, आज के समय का चाल चरित्र चेहरा है। अभी हम बदला लेने का काम नहीं करते, हम जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। हम किसी नेताओं को ऐसे कैसे गिरफ्तार कैसे कर सकता है? कोई भी एजेंसी हो, ठीक है, भ्रष्टाचार के सबूत मिलेंगे उसी को गिरफ्तार। और जहां तक ईडी की बात है, इनके द्वारा बनाया गया कानून है, उसी के आधार पर ईडी काम कर रही है। और ईडी को लगता है कि भाई उसने भ्रष्टाचार किया है, सबूत देके वो इनका गिरफ्तार करती है। उसका जवाब न्यायालय में उनको देना चाहिए। ठीक है वासु जी, एक छोटा सा क्वेश्चन जोड़ रहा हूं, क्या शराब घोटाले का जिक्र आपने किया, उसमें कुछ निकला हो स्पेसिफाई कि इतना कुछ निकल के आ गया है, वो थोड़ा जनता को आप बताना चाहेंगे? निश्चित तौर पे निकल के आया है ऋषभ जी। जैसे जिस प्रकार से मीडिया रिपोर्ट में आता है, ईडी ने जो बयान दिया है उसमें 2000 करोड़ से ऊपर का घोटाला हुआ है। और कैसे जो सरकारी ठेकों में जो एक तरफ जो बगैर होलोग्राम के जो दारू बिक्री थी उसका पैसा, और जो सरकारी खजाने में पैसा जाना था वो पैसा नहीं पहुंच पाया। एक खुला आम भ्रष्टाचार ये सब दिख रहा है सबके सामने। और जो छत्तीसगढ़ की बच्चा इस बात को जानता है ऋषभ। ठीक है आशीष जी, मुझे लगता है कि जो चर्चा अब तक निकलकर सामने आई है, दीपक बैठ जी को डरना नहीं चाहिए। दबाव की पॉलिटिक्स आप कह रहे हैं, तमाम चीजें आपके पास हैं, सब पारदर्शिता है, आप याचिका भी लगाइए, तर्क भी रखिए, कोई इसमें आपत्ति नहीं होना चाहिए।
आज विपक्ष मुखर होकर जो विधानसभा में विपक्ष ने हंगामा किया, हंगामा करना जो कहना है उसके बदले में कहूंगा कि आवाज उठाने का काम किया, और जिस तरह से लोकतंत्र और आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, इस बात से साफ है कि दीपक भाई कहीं डर नहीं। नहीं ठीक है। देखिए, जो बीजेपी ने कहा, जो वासु जी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह जब गुजरात में थे, उन पर जो उन पर केस लगे वो भी एक प्रक्रिया के तहत बरी हुए है ना, तो प्रक्रिया का आप हिस्सा बनिए। वो भी यही कह रहे हैं कि एक उदाहरण आपके सामने है, आपने जो जिस तरीके से वो आप पर आरोप लगाते हैं, प्रक्रिया के बाद रिहा किया गया उनको। हम प्रक्रिया के हिस्सा हैं और न्याय प्रक्रिया को हम मानते हैं। देवेंद्र यादव जी का सुप्रीम कोर्ट से जमानत लेकर आना इस प्रक्रिया का ही एक उदाहरण है और हम उस चीज को समझ रहे हैं, लेकिन अननेसेसरी जबरदस्ती चुनाव के समय पर इस तरीके का माहौल क्रिएट कर प्रेशर बिल्टअप करना। अभी कहाँ चुनाव है? अभी कहाँ चुनाव है? अब बताइए ना, दंतेवाड़ा का वो टीआई जो है वो दीपक भाई जी के घर के सामने क्या कर रहा ठीक है। था? देखिए, बीजेपी कह रही है कि अभी तो सारे चुनाव खत्म हो गए, तो कोई चुनाव नहीं है अब, तो ठीक है किस बात का आपको जो भी है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप पे चलते रहेंगे। समय हमारे पास पूरा हो गया है, यही रोकना चाह रहा हूं चर्चा को। आशीष जी बहुत शुक्रिया आपका, वासु जी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में एक बार फिर सियासत गरमाई हुई है और इस बार कांग्रेस का यह आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ईडी सीबीआई के जरिए प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है। दीपक बैज ने कई शंका जाहिर की है कि उनकी रैकी की जा रही है। अब अपने अपने तर्क दोनों दलों के पास है, लेकिन समय बताएगा क्या स्थिति बनती है। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।